हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय प्रिया। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था। दैट वाज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उसी बुक के चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज पीपल एज रिसोर्स। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, जिनमें से कि 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन कैपिटल होता है। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने इसके डेप्थ में जाकर इसके बारे में कुछ समझा नहीं था। लेकिन इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में, हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। Okay, so without wasting time anymore, let's begin with chapter 2, people as resource. तो मैं आपको पहले इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको चैप्टर समझने में इजी रहे। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे पीपल, यानी कि जो लोग हैं वो किस तरीके से रिसोर्स होते हैं, यानी कि संसाधन होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ टर्म्स इस चैप्टर में बार बार आएंगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने ऑलरेडी आपके लिए उन टर्म्स को एक जगह पर लिख दिया है। यहाँ पे कुछ टर्म्स जो रिपीटेडली आएंगी वो है पीपल एज रिसोर्स, जो आपके चैप्टर का नाम भी है। साथ ही साथ पॉपुलेशन। आई होप आप सबको पता ही होगा अभी तक कि पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, जनसंख्या जिसे हम कहते हैं हिंदी में। और थर्ड, ह्यूमन कैपिटल, जिसके बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ा था, बट इस चैप्टर में हम उसके बारे में और पढ़ेंगे। एंड लास्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हम इस चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको ये चारों चीज़ें और जितनी भी और चीज़ें इस चैप्टर में दे रखी हैं वो क्लियर हो जाएंगी खुद ब खुद, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का नाम पीपल एज रिसोर्स, तो हम ये समझते हैं कि चैप्टर हमें बताना क्या चाह रहा है। तो people as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. अभी asset और liability क्या है, that I explain you. यहाँ पर कहा गया है कि हम कई बार जो हमारे लोग हैं, जो एक कंट्री में लोग रहते हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उसको लाइबिलिटी समझते हैं। लाइबिलिटी क्यों समझा जाता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी इस सेंस में कहा जाता है कि वो देश पर एक बर्डन है, ऐसे समझा जाता है, क्योंकि हमारा जो लैंड है, जो हमारे पास एक देश के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हर इंसान को कम मिल पाएगा। तो इस सेंस में कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन है वो बर्डन है, तो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, इन दैट सेंस। लेकिन पीपल एज रिसोर्स, जो आपका चैप्टर है, वो ये समझाने की कोशिश करता है कि जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी नहीं है बल्कि वो एसेट है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर एक नेशन में, एक कंट्री में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा ब्रेन होंगे, राइट? अगर उन लोगों को सही तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको सही तरीके से हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए, तो वो क्या बन सकते हैं, वो नेशन के लिए ही काम कर सकते हैं, जिससे नेशन ग्रो कर सकता है, राइट? तो इस चैप्टर में हमने यही समझना है कि जो लोग हैं वो रिसोर्सेज, पीपल एज रिसोर्स जो हैं वो लाइबिलिटी नहीं है बल्कि एक नेशन के लिए वो एसेट होते हैं। अभी आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा जब आप एक एक पॉइंट को डेप्थ में समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको पीपल एज रिसोर्स समझा दिया है, जो इस चैप्टर का एम भी है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी टर्म्स बार बार यूज होंगी, जिनमें से सेकंड टर्म है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन आप जानते हैं कि एक कंट्री में या एक नेशन में जितने लोग रहते हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाते हैं, राइट? अब हम पॉपुलेशन एंड ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, पॉपुलेशन हमारी ह्यूमन कैपिटल कैसे बन सकती है? अगर एक कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसको सही तरीके से क्या किया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, राइट? उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, मेडिकल केयर या हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, इस तरीके से एक देश की पॉपुलेशन में अगर इन्वेस्ट किया जाए इन तीनों तरीके से, तो वो वहाँ की ह्यूमन कैपिटल बन जाती है, राइट? अब ह्यूमन कैपिटल है क्या? बार बार इस वर्ड का यूज हो रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। तो यानी कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक पर्सन है, उसके अंदर जो खुद की स्किल्स हैं एंड जो प्रोडक्टिव नॉलेज है उसके अंदर। गोइंग अहेड, अब हम बात करेंगे पीपल एज रिसोर्स की।
मैंने आपको बताया कि पीपल एज रिसोर्स, ये चैप्टर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हमें पीपल एज रिसोर्स को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे। देखिए, पीपल एज रिसोर्स का मतलब है कि जो एक कंट्री के काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग पीपल हैं, उनके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स हैं उनकी, यानी कि जो काम करने के उनके स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, वो कहलाती हैं पीपल एज रिसोर्स। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, देन हम लोगों ने बोला कि ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन भी क्या है, एक तरीके का रिसोर्स है, राइट। तो इसको हम ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं। अब अभी मैंने आपको जैसा कि ऊपर समझाया कि हम पॉपुलेशन को दो तरीकों से देखते हैं, एक एज अ बर्डन, जब हम इसको लाइबिलिटी बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एक एसेट के तौर पर भी लिया जा सकता है, जो कि इसकी पॉजिटिव साइड होगी। यहाँ पर यही चीज़ समझा रखी है जो मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में समझा दी कि वी लुक एट द नेगेटिव साइड, कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज। ओके, हम नेगेटिव साइड पे देखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पॉजिटिव साइड से भी देखा जा सकता है कि ये एक एसेट है। मूविंग अहेड, अब हम एक और टर्म पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पीपल एज रिसोर्स समझा, राइट। हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल को समझा, हमने ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से है ये भी समझा। अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो एक कंट्री के पास लोग हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेस हैं, अगर उनमें इन्वेस्ट किया जाए किस तरीके से, उनको एजुकेटेड बनाकर और उनको हेल्दी बनाकर, तो क्या कहलाएगा वो, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे, हमने उनमें इन्वेस्ट करा, उनको एजुकेट करा, उनको हेल्दी बनाया, उनको ट्रेन करा, और इस तरीके से हमने ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करा। ओके, सो इसमें सिर्फ इतना ही है। आई होप जो चारों टर्म्स मैंने ऊपर मेंशन की थी, दीज फोर, ये आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये समझना ज़रूरी था, क्योंकि आगे चैप्टर में यही टर्म्स अगर बार बार यूज होंगी और आपको क्लियर नहीं होंगी, तो फिर आप चैप्टर ही नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन मेंशन्ड है, मैंने उसको आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पर कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स अ रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इन सारी चीज़ों के थ्रू। तो जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें एक रिटर्न मिलता है, और वो रिटर्न कैसा होता है, पॉजिटिव रिटर्न मिलता है हमें। और यहाँ पर उसको बोला गया है कि ये उसी तरीके से है जैसे हमें फिजिकल कैपिटल में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न मिलता है। आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ मैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने फिजिकल कैपिटल में कैसे इन्वेस्ट करा, हमने पैसे लगाए और हमने कोई ट्रैक्टर खरीदा। अब वो ट्रैक्टर अगर मान लीजिए हम फार्मिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे फार्मिंग से जो आउटपुट आ रहा है वो इंक्रीज होगा, राइट। सेम वे में जब हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल में, जो एक पॉपुलेशन है एक कंट्री की, उसमें जब इन्वेस्ट करा, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की वजह से हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, ट्रेंड होंगे, उनके ज़्यादा बेटर मेडिकल केयर उनको मिल रही है जब, तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, राइट, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो प्रोडक्टिविटी हाई होने की वजह से, प्रोडक्टिविटी का मतलब जो उनके काम करने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होगी, केपेबल होंगे वो अच्छा हाई लेवल का काम करने के लिए, राइट। तो उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, और अच्छी जॉब्स मिलेंगी तो उनको क्या मिलेगी, हायर इनकम। यही चीज़ यहाँ पर बोल रखी है, राइट। तो ये पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर ये जो बेनिफिट मिल रहा है, इसको हम डायरेक्ट बेनिफिट कहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। ओके, मैं आपके लिए इसको सम अप कर देती हूँ। यहाँ बेसिकली समझाने की क्या कोशिश की गई है, सिंपल सा बोला गया है कि जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे इन सारे फॉलोइंग मेथड्स के थ्रू, तो हमें एक रिटर्न मिलता है। अब जो रिटर्न मिलेगा उसको हम लोगों ने दो तरीके से समझा है। एक तो जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जिस इंडिविजुअल को
ट्रेनिंग, एजुकेशन या मेडिकल केयर मिली है, उसको जो खुद बेनिफिट मिलेगा, उसके खुद का क्या बेनिफिट होगा कि उसको हायर इनकम मिलेगी, मतलब कि वो अच्छी जॉब करेगा, केपेबल है क्योंकि, तो उसको इनकम ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही। लेकिन सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है, जिसे हम इनडायरेक्ट बेनिफिट या बेनिफिट्स टू सोसाइटी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इंडिविजुअल ने पढ़ा तो ये तो उसके लिए बेनिफिट हुआ, इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा? सोसाइटी को भी इससे बेनिफिट होगा। जब कोई एजुकेटेड है, ठीक है, और वो हेल्दी है क्योंकि उसको मेडिकल केयर मिली है, तो वो हेल्दी है, एजुकेटेड है एंड स्किल्ड है, ठीक है, ट्रेंड है, हम कह सकते हैं, तो वो बाकी लोगों के लिए भी एक हेल्प बनेगा, राइट? अगर मान लीजिए वो एजुकेटेड है, वो और लोगों को पढ़ा सकता है, अगर वो किसी भी फील्ड में जाएगा तो उस फील्ड में वो बाकी लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है। तो इस तरीके से जब एक पर्सन एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो वो बाकी लोगों में भी उसी चीज को फॉरवर्ड करता है, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि जो पर्सन है उसको खुद भी कुछ बेनिफिट मिलेंगे, और साथ ही साथ जब वो पर्सन एजुकेटेड है, उसके पास उसकी हेल्थ अच्छी है, वो ट्रेंड है, तो इससे सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पर यही समझाया गया है। सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अदर इनडायरेक्ट वेज। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कैसे। एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्दियर पॉपुलेशन spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care। ठीक है, जो डायरेक्टली खुद एजुकेटेड नहीं है या जिनके पास खुद इतनी अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान है जो एजुकेटेड है, जिसको अच्छी हेल्थ केयर मिली है, वो उनके लिए भी एक हेल्प बन सकता है। दैट्स ऑल इस पॉइंट में इतना ही, लेकिन इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, एक जो इंडिविजुअल को बेनिफिट मिल रहा है और एक जो सोसाइटी को उससे बेनिफिट मिल रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ बोली गई है, मैंने इसलिए आपको लिए इस चीज़ को हाईलाइट भी कर दिया है और क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है ये, कि इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो सुपीरियर है, मतलब कि वो बढ़कर है किससे? बाकी के रिसोर्सेज से, जैसे कि लैंड एंड फिजिकल कैपिटल से। ऐसा क्यों बोला गया है? सो दैट इज द क्वेश्चन, हाउ, कैसे है ऐसा कि ये सुपीरियर है, इनसे बढ़कर है? देखिए, अगर आप सिंपल टर्म्स में समझें तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या कर सकती है? ह्यूमन ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर सकता है? वो ही लैंड और कैपिटल का यूज करता है, राइट? तो लैंड और कैपिटल अपना खुद से तो यूज नहीं कर सकती। जो एक पर्सन है, जो एक ह्यूमन है, ह्यूमन कैपिटल है, वो ही उस लैंड पर या तो मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोलेगा या उस लैंड पर फार्मिंग करेगा, राइट? और वही फिजिकल कैपिटल का भी यूज करेगा, ये अपना यूज खुद से तो नहीं कर सकती। तो इसीलिए human resource can make use of land and capital, land and capital cannot become useful on its own। ठीक है, तो ये ह्यूमन है जो डिसाइड कर रहा है कि किस चीज का कैसे यूज होना है। इसीलिए जो ह्यूमन कैपिटल है वो बाकी के रिसोर्सेज से सुपीरियर है, क्योंकि वो अपना यूज खुद नहीं कर सकती, लेकिन ह्यूमन कैपिटल इन सब के यूज को डिसाइड कर सकता है। फाइन, ओके, मूविंग अहेड। यहाँ पर वही चीज़ बता रखी है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पॉपुलेशन को काफ़ी लंबे टाइम तक एक लाइबिलिटी माना गया था, ना कि एक एसेट, लेकिन बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। हम अगर उसी पॉपुलेशन को अपने लिए एसेट बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसमें इन्वेस्ट करें। कैसे? अभी तक आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए कैसे। एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू। तो वो जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं रहेगी, वो हमारे लिए एसेट बन जाएगी, राइट? और वो एसेट कैसे बन जाएगी मैंने आपको उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दो केसेस। देखिए, ये वैसे तो आप खुद भी इससे गो थ्रू हो सकते थे, इसको समझ सकते थे, लेकिन द रीजन दैट आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू इज कि जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, काफी सारी कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स वगैरह लगी होंगी, तो आप अगर इन दो केसेस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी जब हम किसी चीज को स्टोरीज के थ्रू समझते हैं तो वी रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसीलिए मैंने आपके लिए स्टोरी को समराइज कर दिया है और मैं आपको इसको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें बताया गई है दो फ्रेंड्स की स्टोरी, एक है विलास और एक है सकल, ठीक है? और दोनों कहाँ पर रहते हैं? एक सेम विलेज में रहते हैं, सीमापुर में। ऑलराइट, तो पहले हम सिर्फ सकल की स्टोरी को समझेंगे, फिर हम लोग सिर्फ विलास की स्टोरी को समझेंगे, एंड फिर आप खुद समझ पाएंगे कि ये दोनों स्टोरीज आपस में क्या रिप्रेजेंट करती हैं। ओके,
तो स्टोरी ऑफ सकल से हम लोग शुरू करते हैं। तो सकल की स्टोरी यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि सकल एक 12 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, 12 साल का एक लड़का है। उसकी मदर का नाम है शीला, जो क्या करती हैं, घर के कामकाज देखती हैं, डोमेस्टिक चोर्स। ओके। उसके फादर का नाम है बूटा चौधरी। बूटा चौधरी जी क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं, यानी कि खेतों में काम करते हैं। ओके। सकल क्या करता है, सकल अपनी मम्मी की हेल्प करता है घर के काम वगैरह में, और अपने भाई बहन जीतू और उसकी सिस्टर जो है सीतू, उसका ब्रदर जीतू और उनकी सिस्टर सीतू, उनका ध्यान रखता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके माता पिता चाहते थे, सकल के बूटा एंड शीला चाहते थे कि वो पढ़े, वो स्कूल जाए। तो उन्होंने उसका एडमिशन करवा दिया स्कूल में, तो सकल जाने लग गया स्कूल। अब जब सकल स्कूल गया तो पढ़ाई वढ़ाई करके सकल ने कहाँ तक पढ़ लिया, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन उसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब उसके फादर चाहते थे, सकल के फादर चाहते हैं बूटा चौधरी, कि सकल और आगे पढ़े। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लोन लिया उसके वोकेशनल कोर्स के लिए, कंप्यूटर कोर्स के लिए इन अ वे उन्होंने लोन लिया। अब क्योंकि सकल ऑलरेडी मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उसका पढ़ाई में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, तो उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, साथ ही साथ उसने कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि सकल को एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई, ठीक है। अब वहां पर वो काम क्या करता है, उसने एक सॉफ्टवेयर भी डिजाइन कर दिया, और वो सॉफ्टवेयर से उस फर्म की सेल इतनी बढ़ गई कि वहां के बॉस ने उनको रिवॉर्ड करा, कैसे, प्रमोशन देकर। तो आपने पढ़ी सकल की कहानी कि एक गांव में दो दोस्त थे, एक की कहानी कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। ये थी स्टोरी ऑफ सकल। अब हम दूसरी साइड पर देखेंगे उसी के दूसरे दोस्त विलास की स्टोरी, ठीक है। और फिर आप खुद ही कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन कर पाएंगे कि यहाँ पर बताने की क्या कोशिश की गई है। अब ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा दोस्त है वो है विलास। अब विलास कितने साल का है, विलास 11 साल का एक लड़का है। उनके फादर एक फिशरमैन थे, बट ही पास्ड अवे। अब उनकी मम्मी ही ओनली अर्निंग मेंबर है। तो उनकी मम्मी क्या करती हैं, उनका नाम है गीता, वो फिश बेचती हैं, मछलियां बेचती हैं, और उससे उनका घर चलता है, ठीक है। तो शी इज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। अब उनको कितने पैसे मिल जाते हैं एक दिन के, उनको ₹150 अ डे मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बताया गया है कि जो विलास है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, ही इज अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। ओके, तो वो आर्थराइटिस का पेशेंट है। अब क्योंकि उनकी मदर ओनली अर्निंग मेंबर है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाती कि वो विलास का इलाज करवा पाए, यानी कि उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दिलवा पाती हैं, और ना ही वो स्कूल जा पा रहा है, यानी कि वो एजुकेशन भी नहीं मिल रही है उसको। और वो खुद भी पढ़ाई में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपनी मम्मी की ही घर में हेल्प कर देता है और अपने भाई का ध्यान रखता है। तो आप यहाँ से ओवरऑल क्या देख पा रहे हैं कि विलास और सकल दोनों सेम विलेज के थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि विलास की फैमिली कंडीशन कुछ सही नहीं थी, तो अब इवेंचुअली उसने क्या करना शुरू कर दिया, वो भी उसी विलेज में है, लेकिन अब वो फिश का काम वो भी करने लग गया अपनी मम्मी की तरह, और उसकी भी थोड़ी बहुत ही अपनी मदर की तरह कमाई हो पाती है। तो अब आप यहाँ से कंपेयर कर पा रहे होंगे कि क्या हुआ, एक विलेज के दो फ्रेंड्स, लेकिन एक को क्योंकि एजुकेशन मिल गई, उसकी हेल्थ अच्छी थी, उसने ट्रेनिंग भी ले ली कंप्यूटर कोर्स वगैरह के थ्रू, तो एट लास्ट क्या हुआ कि उसको एक अच्छी जॉब मिल गई। फाइन, तो यानी कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स वहां जाकर सॉल्व हो गई, यानी कि एजुकेशन के थ्रू, अच्छी मेडिकल केयर के थ्रू एंड ट्रेनिंग के थ्रू, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ उससे एट लास्ट उसने एक जॉब पाई, और उस जॉब से उसकी इनकम हो रही है, अच्छी इनकम हो रही है, ठीक है, हायर इनकम हो रही है। ऑन दी अदर हैंड विलास, जिसकी फैमिली कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, एंड उस सारी सिचुएशन की वजह से उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाई, उसकी हेल्थ भी कुछ अच्छी नहीं है, और वो हेल्थ केयर फैसिलिटी भी नहीं अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और एट लास्ट उसकी क्या कंडीशन हुई कि वो ना पढ़ पाया, ना उसकी हेल्थ अच्छी है, तो उनको एक ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम इनकम है। तो एट लास्ट विलास की कंडीशन वैसी ही बनी रही, वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाया, जबकि सकल पढ़ लिख कर अब हाई इनकम अर्न करने लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इन दोनों स्टोरीज के थ्रू क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, वही जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या, कि अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए तो हायर इनकम मिल सकती है, जो कि सकल के साथ हुआ। लेकिन विलास की सिचुएशन में क्योंकि उसमें किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो उसकी इनकम लोअर ही रह गई। आई होप जितनी भी आपको अभी तक चैप्टर में अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन के बाद भी कंफ्यूजन रही होगी, तो इस स्टोरी ने वो आपके लिए क्लियर कर दिया होगा।
ओके। अब यहाँ पर इन्होंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि एक हेल्दी था, दूसरा अनहेल्दी था, एक को एजुकेशन मिली, दूसरे को नहीं मिली, तो एट लास्ट दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई। तो यहाँ पर बता रखा है कि सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू। तो सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म वाइल विलास, जो उसी का फ्रेंड था, कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। अब विलास के साथ क्या हुआ, ही अर्नड अ मीगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली, जबकि सकल के बारे में हमने पढ़ा कि वो अच्छी इनकम अर्न करने लग गया था। फाइन। अब यहाँ से कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं कि सकल की सिचुएशन में क्या हुआ, कि सकल की सिचुएशन में एजुकेशन ने, क्योंकि वो एजुकेटेड था, उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर को बढ़ाया। यानी कि देखिए, एक लो क्वालिटी लेबर हो सकती है और एक हाई क्वालिटी लेबर हो सकती है। अगर कोई इंसान एजुकेटेड हो गया और वो ट्रेंड हो गया, तो जो काम वो कर सकता है वो एक हायर लेवल का काम होगा, कंपेयर टू जो इंसान एजुकेटेड या ट्रेंड नहीं है, जो काम वो कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली फिर उनको उनकी इनकम मिलेगी। एक एजुकेटेड और ट्रेंड को हायर इनकम मिलेगी, जबकि जो अनएजुकेटेड और अनट्रेंड रह जाएगा, उसकी पुअर क्वालिटी ऑफ लेबर होगी, तो वो उसी तरीके के काम में लगा रहेगा जहाँ पर इनकम कम मिलती है। ठीक है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि किस तरीके से टोटल प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की ग्रोथ में भी एडिशन करती है। फाइन। सैलरी की बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि किस तरीके से वहाँ पर हायर सैलरी रहती है एक सिचुएशन में और दूसरी सिचुएशन में लोअर सैलरी रहती है। अब यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ बोल रखी है, मैंने आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। द पोर्शन दैट आई हैव नॉट हाईलाइटेड, आप उसको रीड ज़रूर कर सकते हैं, बट जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पर फिर वही सेम चीज़ बता रखी है। आप देखिए, एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, मतलब दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और मेंशन्ड है, दैट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। दिस थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सेवरल टाइम्स नाउ, कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और उससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत बारी आ गया है, और आप ये भी समझिए, अगर ये चीज़ इतनी बारी आ रही है तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके। यहाँ पर हमें एक चीज़ और बोल रखी है कि अ चाइल्ड टू विथ इन्वेस्टमेंट्स मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हायर रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एजुकेशन एंड हेल्थ के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया गया, अब उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर में उनकी अर्निंग्स हायर होंगी और इस तरीके से उसकी सिचुएशन भी इंप्रूव होगी और वो सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा। ओके। तो इतनी चीज़ें जो हैं ये बार बार रिपीट हो रही हैं अलग अलग सेंस में, और मैंने आपको सब तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप इतना पोर्शन आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पर ना दो टर्म्स यूज की गई थी, एक था वर्चुअस साइकिल एंड वन इज विशियस साइकिल। तो इन दोनों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं आपको, मैंने इस चीज़ को आपके लिए समराइज कर दिया है ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। देखिए, पहले मैं आपको वर्चुअस साइकिल एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वर्चुअस साइकिल का मतलब यहाँ बोला क्या गया है। देखिए, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, ठीक है, मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक चाइल्ड है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं, तो उनको क्या पता होगा, उनको इम्पोर्टेंस पता होगी किस चीज़ की, कि अगर कोई उनका बच्चा है तो उसमें उनको उनको उस बच्चे को एजुकेट करना है, उसको अच्छी हेल्थ केयर देनी है ताकि वो हेल्दी हो, एजुकेटेड हो। तो वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस उनको पता होगी, क्योंकि वो खुद भी एजुकेटेड है तो वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस जानेंगे। साथ ही साथ अपने बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड देना है, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखा है कि उसकी न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का भी वो लोग ध्यान रखेंगे। फाइन। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे में इन्वेस्ट करा एजुकेशन इसके थ्रू, फिर वो हाई अर्निंग करेगा। फिर जब फर्दर फ्यूचर में वो जो बच्चा है वो अपने बच्चों में इस तरीके से इन्वेस्ट करेगा, तो एक साइकिल चलती रहेगी कि एक बारी एक के पेरेंट्स एजुकेटेड थे, उन्होंने अपने बच्चे में इन्वेस्ट करा, फिर उस बच्चे ने फ्यूचर में अपने बच्चों में इन्वेस्ट करा, तो एक वर्चुअस साइकिल चल रही है कि सब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और उनकी गुड हेल्थ रह रही है। जबकि दूसरी साइड पर यहाँ पर एक विशियस साइकिल के बारे में बात की गई। विशियस साइकिल में क्या है कि अगर पेरेंट्स अनएजुकेटेड होंगे तो उनको इम्पोर्टेंस पता नहीं होगी, दे विल बी अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस, ठीक है, कि वो समझ नहीं पाएंगे कि न्यूट्रिशन,
हाइजीन, एजुकेशन, इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है उस बच्चे के लिए। ओके, तो वो उन रिक्वायर्ड एरियाज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने विलास के केस में समझा था, राइट। तो जब विलास एजुकेटेड नहीं हो पाया था, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाई थी, उसको मेडिकल केयर नहीं मिल रही थी, तो एट लास्ट क्या हुआ, वो भी उसी काम में लग गया जो उसकी मदर करती थी, जहाँ पर बहुत ही लो इनकम थी और उनकी कंडीशन नहीं सुधर पाई। ओके, तो यहाँ पर उस सिचुएशन का एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। विलास का एग्जाम्पल इस सिचुएशन के साथ जाता है कि किस तरीके से वो विशियस साइकिल बन गए। तो फ्यूचर में विलास क्या करेगा, विलास भी अपने बच्चों में इन्वेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसकी कंडीशन वैसी नहीं। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी कि अनएजुकेटेड होने के कारण उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, फिर फ्यूचर में वो भी आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से एक विशियस साइकिल चलती जाएगी। जबकि हम फर्स्ट वाली सिचुएशन यानी कि जो वर्चुअस साइकिल थी उसमें किसको देख सकते थे, सकल के केस को। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ यही एक्सप्लेन करना था कि एक वर्चुअस साइकिल हो सकती है जहाँ पर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझते हुए वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, आगे के लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, अच्छी हेल्थ है उनकी, और विशियस साइकिल में क्योंकि उनको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है, इसीलिए फर्दर क्या होगा कि जो भी आगे जनरेशन आ रही हैं वो भी अनएजुकेटेड रह रही हैं, उनकी भी हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओके, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट सब टॉपिक पर, विच इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। अब आपको ये पता होगा कि एक इकोनॉमी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता है, कोई फार्मिंग करता है, कोई फिशिंग करता है, कोई बैंकिंग में इन्वॉल्व होता है, कोई टीचिंग में इन्वॉल्व होता है, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो हम उन इतनी सारी एक्टिविटीज़ को तीन कैटेगरीज में बांट देते हैं, तीन सेक्टर्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। एक इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, जिनसे प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन्हें कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन सेक्टर्स में बांटा जाता है। इसका मतलब क्या है, जितनी भी एक इकोनॉमी में एक्टिविटीज हो रही हैं हम उनको सिंप्लीफिकेशन के लिए तीन सेक्टरों में बांट देते हैं कि एक सेक्टर ये है तो जिस इसमें ये सारी एक्टिविटीज आती हैं, दूसरा सेक्टर एंड सेम वे में तीसरा सेक्टर। तो यहाँ पर वो सारे सेक्टर्स एक्सप्लेन्ड है। मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको एक फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए एक्सप्लेन करती है। देखिए मैंने आपको बताया जैसा कि एक इकोनॉमी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम एक इकोनॉमी में परफॉर्म करते हैं जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एज आई सेड कि तीन सेक्टर्स में बांट दिया जाता है। एक है प्राइमरी सेक्टर, ओके, एक है सेकेंडरी सेक्टर एंड एक है टर्शरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेनली जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो हम एग्रीकल्चर के बारे में बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली क्या आता है, एग्रीकल्चर। उसके अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं प्राइमरी सेक्टर में, यहाँ पर वो सारी रिटर्न है, आप उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पॉल्यूट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारलिंग, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, उनमें से प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने ये सारी एक्टिविटीज़ डाल दी। अब दूसरा सेक्टर है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, मैन्युफैक्चरिंग वाली, ठीक है। एक है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में अगर हम एज अ होल बात करें तो मेनली ओवरऑल जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो है सर्विसेज वाली। तो सर्विसेज में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो इन सारी जो टर्शरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ आती हैं उनको हम सर्विसेज बोल देते हैं एक तरीके से, और सर्विसेज ये इन फॉलोइंग तरीके से हो सकती हैं। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी सारी, इनको डिवाइड कर दिया जाता है तीन सेक्टर्स में, और हर सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही हैं आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, और आप इसको रीड करेंगे तो आपको और बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ सम अप करके समझा दिया है। अब यहाँ पर एक कहा गया है, जो मैंने आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, देखिए वो यहाँ पर भी मेंशन्ड है।
the activities in this sector result in the production of goods and services. These activities add value to the national income. Nation की जो income होती है जिसे हम national income कहते हैं, which you will study in the higher classes, उसमें ये add करती है. तो these activities are called economic activities. Okay. अब हमने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी होती है उनको 3 सेक्टर्स में बांटा जाता है. उसके अलावा इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट्स होते हैं. हम बात कर रहे हैं पार्ट्स की. इससे पहले जो हमने समझा वो थे 3 सेक्टर्स जिसमें बांटा गया था. ओके. तो 2 पार्ट्स क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के? एक है मार्केट एक्टिविटीज एंड दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटीज. ओके. तो 2 पार्ट्स में बांटा, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज में. मार्केट एक्टिविटीज नाम से समझने की कोशिश करिए. वो एक्टिविटीज जिन्हें जब किया जाता है, जो काम करने पर क्या मिलती है? पैसे मिलते हैं. यानी कि जब आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी उसके लिए आपको पे किया जाए तो वो कहलाती है मार्केट एक्टिविटी. जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है, मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेमुरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स. यानी कि उसको रेमुरेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगे या प्रॉफिट मिलेगा, वो कहलाती है मार्केट एक्टिविटी. जबकि नॉन मार्केट एक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. यानी कि जो नॉन मार्केट एक्टिविटी में हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जो हम प्रोडक्शन करेंगे, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होगा. यानी कि अपने लिए करेंगे. उसमें उस प्रोडक्शन के बदले हमें कोई सैलरी, वेजेस या कोई रेमुरेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, वो हमने खुद के लिए किया. तो वो होगी नॉन मार्केट एक्टिविटी. इन शॉर्ट, मार्केट एक्टिविटीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जिनको परफॉर्म करने के बदले हमें रेमुरेशन मिल रहा है. ठीक है. नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज या जो प्रोडक्शन हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं. फाइन. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. यस. तो यहाँ पर आपको आई गेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में किस तरीके से डिवाइड कर रखा है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे. अब यहाँ पर ये कुछ अलग चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. जैसा कि आपने पढ़ा था कि इस टॉपिक की हेडिंग क्या थी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन. तो अभी पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझा, इसके बारे में समझा डिटेल में. अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन हमें क्या समझाना चाहता है. देखिए, यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली, कि किस तरीके से काम बटा हुआ होता है बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली. एग्जाम्पल के लेके समझिए कि विमेन जनरली क्या करती हैं? वो डोमेस्टिक चोर्स को संभालते हैं, यानी घर के कामकाजों में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं. और यहाँ पर बोला गया है कि मेन जो होते हैं वो फील्ड का काम करते हैं, मतलब कि खेतों वगैरह में जाकर काम करते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर इन्होंने फिर वही सकल की मदर का एग्जाम्पल और विलास की मदर का एग्जाम्पल लेकर समझाया है. ठीक है. इसको समझिएगा ढंग से क्योंकि यही आपका टॉपिक है. तो आपने सकल की मदर की सिचुएशन में क्या पढ़ा था? मैंने यहाँ पर सिर्फ आपके लिए मार्क कर दिया है. आपको याद ही, हमने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था कि वो घर के सारे डोमेस्टिक चोर्स हैंडल करती थी, जैसे कि शी कुक्स फूड, क्लीन्स यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ्स एंड ऑल द हाउस होल्ड चोर्स. जबकि सकल के फादर क्या करते थे? वो एग्रीकल्चरल फील्ड में जाते थे और काम करते थे. तो उनकी मदर घर हैंडल करती थी, घर में सारा काम करती थी, लेकिन उसके बदले जो उनकी मदर थी शीला इज नॉट पेड, उनको पे नहीं किया जाता था. जबकि उनके फादर जो बाहर जाकर काम करते थे खेतों में, उनको पैसे मिलते थे, वो पैसे कमाते थे फॉर द फैमिली. ठीक है. और सिमे तो यहाँ पर सकल की मदर अपने घर का काम कर रही है, तो शी इज नॉट बीइंग पेड, उनको पे नहीं किया जा रहा है. अब विलास की मदर की सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा था कि विलास की मदर बाहर काम करती थी, सकल की मदर घर में काम कर रही थी. विलास की मदर जब बाहर काम कर रही थी तो उनको उनके बदले क्या मिल रही थी? इनकम. शी अर्नड एन इनकम बाय सेलिंग फिश. वो फिश बेचती थी तो उससे उनको पैसे मिलते थे. राइट. तो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से सकल की मदर जब घर में काम कर रही थी डोमेस्टिक चोर्स, तो उनको पे नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो विलास की मदर जब बाहर काम कर रही थी, फिश बेच रही थी, तो वो पैसे कमाती थी. तो यहाँ से आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि Thus, women are paid for their work when they enter the labor market. यानी कि औरतों को तब पे किया जाता है, उनको डोमेस्टिक चोर्स के लिए नहीं पे किया जा रहा है, बल्कि जब वो लेबर मार्केट एंटर करेंगी. लेबर मार्केट जहाँ पर मेन काम कर रहे हैं, क्योंकि सकल के फादर को पे किया जा रहा था, वो लेबर मार्केट का पार्ट थे. क्योंकि तो जब विलास की मदर का एग्जाम्पल लिया तो वो भी लेबर मार्केट का पार्ट है, इसीलिए इनको तब पे किया जा रहा है.
ठीक है। अब यहाँ पर और चीज़ें भी आपको समझाई गई हैं इसी से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि जो अर्निंग है, यानी कि एक मैन या वुमेन जो है, जो कमा रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो किस चीज़ से डिटरमाइन होता है कि उनकी एजुकेशन और लेवल ऑफ स्किल क्या है। ठीक है। अगर कोई हाईली एजुकेटेड है, जैसे कि हम लोगों ने सकल की सिचुएशन में पढ़ा था कि सकल ने पढ़ाई कर ली थी और उसने कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर लिया था, तो उसको अच्छी इनकम मिल रही थी। लेकिन जो विलास था, उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो वो एक ऐसा काम कर रहा था फिश सेलिंग का, जिसमें उसकी इनकम लो थी। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जो लेवल ऑफ अर्निंग है, मतलब कि किसको कितना पैसा मिलेगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा था कि उसकी एजुकेशन कितनी है और उसकी स्किल्स कैसी हैं। इसीलिए सकल को ज्यादा पैसे मिल रहे थे और विलास को कम। राइट, वही चीज यहाँ पर समझाई गई। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो ये एग्जाम्पल है सकल एंड विलास वाला, आप इसको कंसिडर करते हुए चलिए, इजीली आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि आप इससे रिलेट कर समझ पाएंगे। तो फिर वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उन्हें काम मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी मिलेगी। आगे इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि मेजॉरिटी ऑफ विमेन जो है, उनके पास मीगर एजुकेशन होती है, यानी कि कम एजुकेशन होती है और लो स्किल्स होती है, जिसकी वजह से क्या होता है फर्दर वो समझते हैं। तो यहाँ पर विमेन, मेजॉरिटी ऑफ विमेन, लो एजुकेशन, लो स्किल फॉर्मेशन है उनके पास, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनकी स्किल्स भी कम है। तो उसकी वजह से अगर वो लेबर मार्केट में आ भी जाती हैं, वो बाहर काम करने भी लगती हैं, तो क्या होता है, उनको कम पे किया जाता है, पेड लो। ओके, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कोई उनकी परमानेंट जॉब नहीं होती, उनको कभी भी रखा और कभी भी निकाला जा सकता है। कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती। अगर वो किसी इस तरीके के काम में इन्वॉल्व है जहाँ पर जान का खतरा है या कोई भी इशू हो सकता है, तो वहां पर उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। ठीक है। यहाँ पर वो इरेगुलर होती हैं, मतलब कि आज रख लिया कभी नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि एक बार रख लिया तो वो परमानेंट हो गई। और सबसे ज्यादा बड़ी चीज कि उनकी इनकम काफी लो होती है। ठीक है, उनको बाकी की फैसिलिटीज भी नहीं मिलती, जैसे कि मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, चाइल्ड केयर नहीं मिलते हैं, और बाकी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स का भी वो पार्ट नहीं बन पाती है। फिर इन्होंने बताया कि कुछ विमेन ऐसी भी हैं जो हाईली एजुकेटेड होती हैं और उनकी स्किल्स अच्छी होती हैं, तो तब जब वो लेबर मार्केट में एंटर करती हैं तो उनको उतना ही पे किया जाता है जितना कि मेन को किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो कैटेगरीज पढ़ी। एक में हम लोगों ने कहा जब विमेन की एजुकेशन कम है और स्किल्स भी कम है, तो उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी इनकम लो होती है। राइट। लेकिन अगर विमेन हाईली एजुकेटेड है, उनकी स्किल्स अच्छी हैं, तो उनको भी उतना ही पे किया जाता है, पेड एट पार विद द मेन, कि जितना मेन को पे किया जा रहा है। तो यही था आपका होल टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन, जिसमें हमने पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझा, एंड देन यहाँ पर किस तरीके से पूरा डिविजन ऑफ लेबर चलता है और किस तरीके से वुमेन को पे किया जाता है, किस तरीके से मेन को पे किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर समझी। इस पार्ट में हम लोगों ने इस चैप्टर को इस पॉइंट तक समझ लिया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसका पार्ट 2 होगा, उसी में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ पर हम जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसको कवर अप करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर रहा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे समझेंगे। आई विल ट्राई कि वो भी आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।